राम राम। नमस्ते। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। सबा खैर। जो भी समझते हैं सब कुछ। और इस क्लास को शुरू करें। प्रोनाउन चल रहा था, अरे मैं तो भूल गया। तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया लगता है मुझे। तो टर्म था, क्या टर्म था भाई? चल रहा था इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसलिए इनडेफिनिट हो गया। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या था? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के मैंने लिस्ट लिख दिए थे, बहुतों के प्रयोग बता दिया था। मैनी, few, a few, little, a little, much, some, any। some और any में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि some का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और any का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है इसको, एकदम दिल से ध्यान रखना है, पूरे दिमाग से ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना था, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या ध्यान रखना था भाई? वो क्या ध्यान रखना था? तो वो ध्यान रखना है कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में और सम का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। से कई और ये रूल्स सम के सारे फॉर्म में और एनी के सारे फॉर्म में लगता है। अब कुछ और पढ़ाते हैं। नन है, नन एक्चुअली नन जो है वो नो वन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। नन के साथ ग्रामर कहता है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। नन के साथ हमेशा क्या कहना चाहिए? ग्रामर क्या कहता है कि सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। जैसे हमने कहा नन हैज कम, कोई नहीं आया। नन हैज कम, कोई नहीं आया। यहीं पर एक और रूल है, उस पर भी ध्यान रखना है कि कुछ बुक में ये लिखा है कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग इस भी कंडीशन में कहता है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। तो दोनों रूल है और सिंगुलर वर्ब वाले ज्यादा पॉपुलर है। कुछ बुक कहता है कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, ऐसा भी कई बुक में लिखा हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो है लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दोनों रूल चलता है। ज्यादा लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिंगुलर में आप चल सकते हैं। लेकिन कुछ बुक में ये भी लिखा है कि आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बुक ने साफ साफ लिखा है, जैसे नन ऑफ देम हैव कम। अब सवाल ये उठता है कि आप किसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ज्यादातर चलता क्या है? तो ज्यादातर जो है वो हैव चलता है, ठीक है। इसलिए इसमें आप फंसने की कोई उम्मीद नहीं है, ज्यादातर हैज चलता है। और हैव भी अगर कोई लिखता है, अगर मान लो आपको हैव देकर पूछा तो आप आराम से हैज कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और मान लिया अगर किसी का हो गया, गलत आंसर दे दिया, कुछ भी आपने आंसर लिखा वो आंसर गलत हो गया, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बुक ने ये रूल लिख रखा है कि भाई दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है। और उसमें हैज ज्यादा चलता है, यानी गलत इसमें किसी को नहीं कहना चाहिए। ना हैव को गलत कहना चाहिए, ना हैज को गलत कहना चाहिए। बात ये है, कंफ्यूजन दोनों में से किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है, एग्जाम का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो ये देखा कि एग्जाम वाला जो है प्लूरल वर्ब को सही नहीं मानता है। यानी वो बार बार अगर ऐसा पूछता है तो वो एरर देता है और सिंगुलर कर देता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लूरल वर्ब को वो सही नहीं मानता, जबकि कई बुक में प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है और सिंगुलर वर्ब आंसर देता है। हालांकि चैलेंज करने वाले उसको चैलेंज करके मार्क्स ले सकते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि ग्रामर ये भी कहता है कि भाई प्लूरल भी गलत नहीं है। तो चैलेंज करने वाला चाहे तो उसको भी चैलेंज करके मार्क्स ले लेता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम का अपना सिलेबस तो है नहीं, अपना ग्रामर तो है नहीं, क्योंकि अगर हम इस ग्रामर को मानते हैं तो जो ग्रामर है वो ग्रामर है सबके लिए है। तो ग्रामर के कई स्टैंडर्ड बुक में लिखा है कि प्लूरल नाउन के साथ, नाउन ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन है तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसके बाद इसमें आता है इस तरह के वर्ड कि someone, somebody, something, anyone,
anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, ये सारे ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, तो नो वन हो, नोबडी हो, नथिंग हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीथिंग हो। तो ये अब इन सब के साथ वर्ब कैसा होगा, तो ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज, सारे वर्ड जो है अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। लोगों को क्या लगता है कि अच्छा इसमें क्या है, यस खास करके ये एवरीवन एवरीबॉडी, भाई ये प्लूरल की बात कर रहा है, लेकिन ये सारे सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें, जितने भी हैं, सबको सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, सबको सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। ये देवानंद का स्टाइल था, हाँ? हो जाता है कभी कभी। देखा, देवानंद मेरे वैसे फेवरेट स्टार था, वैसे मेरे फेवरेट स्टार तो मिथुन चक्रवर्ती थे, ऐसे कई ऐसे स्टार है जो मुझे बहुत अच्छे लगता था, अमिताभ में और तो someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody और everything, इन सब के साथ क्या करना, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ऐसे लिखते हैं everybody have come to attend the seminar, everybody have come to attend the seminar। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद मैक्सिमम केस में ये स्टूडेंट को लगता है ठीक तो है, इसको रूल नहीं पता है। एवरीबॉडी के साथ है भी तो अपना ही दिल कहता है भी तो ठीक है भी तो क्या, एवरीबॉडी का मतलब सब, तो सब है तो हैव ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ एवरीबॉडी कहते हैं तो एक एक करके सेंस होता है। अब ये भी तुक समझना है कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है, सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है कि एक एक करके बात कर रहे होते हैं। एवरीबॉडी मतलब एक 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 करके, तो जब एक एक करके बात करते हैं तो सिंगुलर, भले एक एक करके हम 1,00,000 की बात करते हैं, हम डिवाइड करके एक एक करके बात कर रहे हैं हम 1,00,000 की, लेकिन सबको एक एक करके बात कर रहे हैं। तो जब हम सबको एक एक करके बात कर रहे हैं, सबसे एक एक के हिसाब से बात हो रही, तो सब सिंगुलर हुआ ना, है ना। सिंगुलर वन जब एक एक करके बात करते तो सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हैव की जगह क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल कर देंगे। लिख दिया, somebody are waiting for you, somebody are waiting for you, कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। somebody are waiting for you, somebody are waiting for you। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा। यहां से जो एक चीज पूछता है, ये तो बहुत आसान रहता है, बस एक बार समझने के बाद, लेकिन दिमाग में बिठाना है। तो दिमाग में नहीं बिठाया तो फिर यही क्वेश्चन लेके क्या है, बाहर कर देगा, आउट कर देगा। तो इसलिए दिमाग में बातों को ठीक से बिठाना है, अच्छे से बिठाना है बातों को, ठीक है।
अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कई बार लोगों को फंसा चुका है। जैसे लिखेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग हिज बुक। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब इसमें कुछ लोग तो क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और ए में ही गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, वही एवरीबॉडी है तो हैज को हैव कर दिया, वही रूल लगा लेते हैं, नॉर्मल सा रूल लगाते हैं, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो एवरीबॉडी है तो क्या कर दिया, हैव कर दिया। लेकिन यहाँ तो गलती है ही नहीं, अब तो समझ में आ गया, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर ही होगा। अगली बात समझनी ये है, अगली बात समझनी ये है कि कुछ बुक में इसमें क्या किया, इसको गलती किया, हिज को, कुछ बुक इसको हिज को देयर कर देता है। और जो देयर करने की कहानी है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। महिलाओं ने कहा कि यह सेंटेंस गलत है, महिलाओं ने कहा कि यह सेंटेंस गलत है, महिलाओं ने, सिर्फ महिलाओं ने कहा कि यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, पूछा गया क्यों गलत है, तो महिलाओं ने कहा कि एवरीबॉडी, एवरीबॉडी में तो हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं मतलब महिला भी हो सकती है, और हिज तो सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इसमें तो गलत हो गया ना, अगर महिलाएं होगी तो अपने आप को हिज कैसे कहेंगी। उन लोगों ने कहा यार सही तो कह रहा है, कह रही है कि एवरीबॉडी में तो महिलाएं भी हो सकती है। तो फिर इस चीज से बचने के लिए कुछ ग्रामर के लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, हम महिलाओं का बराबर सम्मान करते हैं, एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग हिज और हर बुक, ये लिख देते हैं, एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग हिज और हर बुक। एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग हिज और हर बुक। तो अब क्या हो गया, हिज भी हो गया, हर भी हो गया, यहाँ तो सिर्फ हिज था, चलो महिलाएं पुरुष। अब ये चीज क्या हुआ कि हिज और हर लिखने से इक्वलिटी तो हो गई, ये लॉ में सबसे ज्यादा चलता है, लॉ में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये हिज और हर इतना ज्यादा लिखना, खास करके डिक्शनरी, तो डिक्शनरी ने कहा कि भाई इसमें चलो हिज तो मान लिया कि चलो मेल के लिए है तो ठीक है, मेल के लिए बात नहीं होनी चाहिए, दोनों की बात होनी चाहिए। हिज और हर तो ज्यादा स्पेस ले लेगा और हिज और हम लिख नहीं पाएंगे हर। तो कुछ डिक्शनरी ने क्या कहा कि एक तीसरा रिश्ता निकाल लिया, कहा एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग देयर बुक। ये भी बताया गया, तो ये भी सही बताया गया, ठीक है, ये भी, इसको भी सही बताया गया और ये भी सही बताया गया, चलो देयर। लेकिन इस सेंटेंस में ग्रामर के लोगों ने ये कहा कि जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के साथ आप प्लूरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ये कर रहे तो ग्रामर के लोगों का, ग्रामर का अपमान है। तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने से ज्यादा बेहतर कि ग्रामर का अपमान कर लेते हैं, तो इसलिए ये ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता है। ग्रामर कह रहा है कि भाई ऐसे महिला पुरुष की बात करने लगे तब तो हो गया, कल को महिलाएं कहेंगी कि मैन इज मॉर्टल, इसमें तो मैन आ रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, वुमेन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं को खुश करने के लिए हम कितने ग्रामर में चेंज करते रहे, कल को ये कह देना कि भाई हम तो कहते हैं मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल, मैन मतलब तो पुरुष होता है, तो हम तो यहाँ पर, हम तो औरत हैं, हम नहीं मरेंगे, पुरुष मरते रहे, मॉर्टल होते होंगे, हम तो इमॉर्टल हो गए। अब यमराज आए तो कह के यहाँ पे लोगों ने बना रखा है मैन इज मॉर्टल, हम तो मैन ही नहीं, वुमेन इज मॉर्टल तो लिखा ही नहीं कहीं पे, मैन इज मॉर्टल लिखा है, मानव मरणशील होता है, तो फिर तो यमराज कंफ्यूज हो जाएगा भाई ऐसे में तो इसलिए ये जो बात थी वो अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि मैन का इस्तेमाल हम लोग वुमेन के लिए भी नॉर्मली करते हैं, मानव का इस्तेमाल जब करते हैं उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी आ जाते हैं। इसलिए ग्रामर ने कहा ये तो बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सही। इसलिए एग्जाम में अब क्या होता है वो देखो, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको इसको ये करके आ जाना है, यानी एग्जाम ऐसा पूछेगा कि एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग देयर बुक
आप देयर को क्या करके आ जाओगे, हिज। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? कि एग्जाम में पूछेगा एवरीबॉडी हैज टू ब्रिंग देयर बुक, तो उसको क्या करके आ जाना है, हिज करके आ जाना है, या फिर हिज और हर करके आ जाना है। अगर हिज और हर करके पूछेगा तो कोई करेक्शन नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। हिज और हर है तो बिल्कुल ठीक है। हिज भी पूछा तो बिल्कुल ठीक है। अगर देयर पूछेगा तो देयर को आप हिज और हर करके आ जाना। हालांकि कुछ ग्रामर के बुक देयर को भी सही बताता है, खास करके डिक्शनरी में तो देयर ही लिखा रहता है। तो अगर आप उसको नो एरर करके आएंगे और कहीं एग्जाम में बदल दिया हैज, तो फिर आपको चैलेंज करना पड़ेगा। मान लो कि इसलिए मैंने जो चैलेंज ना करना पड़े वो आंसर बता रहा हूँ कि देयर को हैज कर दोगे तो चैलेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने देयर को देयर ही रहने दिया और एग्जाम वाले ने हैज कर दिया तो फिर आपको चैलेंज करके मार्क्स लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको फिर डिक्शनरी का रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, देखो डिक्शनरी तो देयर के आता है, कुछ और ग्रामर के बुक है जो देयर के आता है, तो फिर उन सब का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप हैज का इस्तेमाल करें। क्लियर है? तो ये सारी कहानी थी इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ये सारी कहानी किसकी थी? इंडेफिनिट प्रोनाउन की। थोड़ा सा लंबा प्रोनाउन था ये। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोनाउन है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक मसलन में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आया हुआ एग्जाम में, हु अरेंज्ड these chairs, या ऐसा ही कभी कभी एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है हु रोट द रामायण। अब एरर ढूंढना है इसमें। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर, कोई गलती नहीं है तो नो एरर। क्या करें इसमें बताओ? Who arranged the chairs, या who wrote this द रामायण, क्या किया जाए? तो नॉर्मली इस दोनों का जो जवाब है, कुछ लोग ए में करके आते हैं, कुछ लोग बी में करके आते हैं, लेकिन दोनों का जवाब है नो एरर। अगर आपका भी जवाब नो एरर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नो एरर जो बोलते हैं उसको फिर और आगे सवाल के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस दोनों में गलती होनी चाहिए, या तो ए में गलती होनी चाहिए अगर ग्रामर किसी को बेसिक भी आता है तो। अब ये बड़ी अजीब बात होगी कि ग्रामर अगर बेसिक भी आता है तो इसमें ए या बी में गलती होनी चाहिए, और इसका जवाब है नो एरर। ऐसा कैसे होता है? ग्रामर ही कह रहा है नो एरर, और ग्रामर का बेसिक नॉलेज है तो इसमें ए या बी में गलती होनी चाहिए, ऐसा क्या है? तो ऐसा बेसिक रूल है। बेसिक के हिसाब से पहले गलत क्यों है उसे समझते हैं। यानी ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर का कोई अच्छा सेंटेंस नहीं है नो एरर वाला, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लंडर है, लेकिन चूंकि ग्रामर ही इस ब्लंडर को अलाउ करता है तो इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे गलत है पहले उसे देखते हैं, फिर हम लोग इसके चर्चा पर आएंगे कि एक टॉपिक क्या है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर हमें टॉपिक समझने पर ज्यादा ध्यान रहता है कि भाई इससे क्वेश्चन आएगा और ये फंसाएगा। बेसिक ब्लंडर इसमें ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनता है तो ग्रामर का एक बेसिक रूल होता है, ग्रामर का एक बेसिक रूल होता है, और वो रूल ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ये ग्रामर का बेसिक रूल है, ये ग्रामर का बेसिक रूल है।
कि अगर इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ये बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल है ये। तो अगर ये बेसिक रूल है, अगर ये बेसिक रूल है तो फिर ये गलत हुआ ना कि दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है और दोनों में हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है ही नहीं, तो गलत तो हुआ दोनों, दोनों के दोनों गलत हुए, दोनों के दोनों गलत हुए ना कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए और हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं कहीं, तो दोनों गलत हो गए, दोनों के दोनों ही गलत हो गए। तो फिर ये सही कैसे हुआ? अब गलत होने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये ग्रामर का बेसिक रूल होता है और ये रूल अगर किसी और सेंटेंस पे लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी ये रूल यहीं तक सीमित है, कहीं और जाके इसको नहीं लगाना है। क्योंकि दूसरा पहला जो रूल है वो बेसिक रूल और यूनिवर्सल रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा ही, ये ग्रामर का बेसिक रूल है। और उस रूल के हिसाब से इसमें गलती है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सही क्यों है, इसी का जवाब हमको ढूंढना है कि ये सही क्यों है रूल के हिसाब से, या किस हिसाब से सही है, किस कंडीशन के लिए सही है, बस ये ढूंढने की जरूरत है, इसी के लिए पढ़ते हैं। तो इंटरोगेटिव जैसा कि नाम से ही पता है, हमने क्या लिख रखा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो इसका वर्ड ही क्या है, इंटरोगेट, इसका वर्ड ही क्या है, इंटरोगेट, इंटरोगेट यानी आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं, who, whom, whose, which और what, इतने ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब मैं इतने इंटरोगेटिव प्रोनाउन खोल के थोड़ा सा रुक जाता हूँ तो लोग सोचते हैं जल्दी से फटाफट कब हाउ लिख देंगे, कब व्हेन लिखेंगे, कब वे, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जहां मैंने लिखा हु, व्हिच, व्हाट, और अगर सवाल पूछने लगा कुछ और लिखूं क्या, वो अपने मन से लिखे जा रहे हैं, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, फटाफट फटाफट लिखे जा रहे हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। इतने ही है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और जो आप सोच रहे हैं व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, वो सारे के सारे इंटरोगेटिव हैं, सारे के सारे इंटरोगेटिव जरूर हैं लेकिन प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन नहीं है बल्कि एडवर्ब। तो ये एक इंटरोगेटिव है तो कोई वर्ड भी लगा दिया, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इतने ही है। अब इसमें से एक एक करके हमको सारे का यूज सीखना है, एक एक करके सबका यूज कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होता है, यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपने प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, छोटे से हु पे। अब हु का मतलब ये नहीं समझने का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होने को हो भी सकता है, लेकिन अभी जो ये हु है वो इंटरगेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहला कंडीशन कि हु का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, यानी मैन या वोमेन से। इसके अलावा हु का इस्तेमाल किसी और के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, हु का इस्तेमाल किसी और के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होना है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के साथ। लिविंग थिंग कहने का मतलब भी क्या, पेड़ पौधे नहीं,
साइंस वाला लिविंग थिंग नहीं है ये, साइंस वाला लिविंग थिंग नहीं है, ये ग्रामर वाला लिविंग थिंग है। ग्रामर वाले लिविंग थिंग में सिर्फ ह्यूमन बींग्स आता है, ह्यूमन बींग्स। पहली बात ये। दूसरी बात है कि ये जो हु है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। पता चले कि हु का प्लूरल बनाने का जी किया और हु में लगा दिया एस, हुज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? करना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके मीनिंग पे। इसका हिंदी मीनिंग जो है वो है कौन या कौन कौन, या फिर किसने, या फिर किन्होंने, ये सारा मीनिंग है इसका। हु का या तो कौन या कौन कौन, यानी कौन कौन अगर हिंदी में लिखा तो हु कर रहे, सीआर की तरह हुआ हुआ। ठीक है, तो 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 हु का मतलब कौन भी, हु का मतलब कौन कौन भी, हु का मतलब किसने भी, हु का मतलब किन्होंने भी। तो कितने अलग अलग तरह के वर्ड है इसमें। कौन बिल्कुल अलग है, किसने बिल्कुल अलग है, किन्होंने बिल्कुल अलग है, लेकिन सब की इंग्लिश क्या होनी है? हु। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हु का इस्तेमाल हम क्या पूछने के लिए करते हैं, हु से हम किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन हो, क्या इंटरोगेट करना है, क्या इंटरोगेट करना है, क्या इंटरोगेट करना है, इसका मतलब क्या, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, या क्या क्वेश्चन हो कि हम हु का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन क्या, भैया इसमें तो टेढ़ी मेढ़ी खीर है। क्वेश्चन क्या, तो कह रहा है क्वेश्चन सबसे पहले तो सब्जेक्ट, यही है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है भाई, सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या, डूअर। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा यही से आता है, देखिएगा जो मिलेगा कि हु लिख दिया, अब पता लगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भाई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हु का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले आप देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या आपने जो क्वेश्चन किया वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डू, और सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, डूअर। सब्जेक्ट कहने का मतलब करता, काम करने वाला। तो अगर डूअर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हु का इस्तेमाल करना है। यानी अगर कोई क्वेश्चन, किसने तुमको पीटा, किसने, डूअर ही हुआ ना। अब तुमने किसको पीट दिया तो इसमें हम डूअर के विषय में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तुम किसको पसंद करते हो, इसमें डूअर के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। तुम पसंद किसको कर रहे हो उसके ऑब्जेक्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं। किसकी पिटाई हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट के विषय में जानेगा। कौन पीट रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सोया हुआ है, ये सब डूअर, सब्जेक्ट के विषय में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डूअर या सब्जेक्ट के विषय में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी हु का इस्तेमाल हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात, दूसरा क्वेश्चन भी इससे बनता है। एक तो डूअर के विषय में दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। काम किसने किया ये जानना चाहते हैं, काम किसने किया ये जानना चाहते हैं, तो भी हम हु का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कभी कभी हम किसी की पहचान जानना चाहते हैं, पेरेंटेज, पहचान, आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या है। ठीक है, पहचान, तो भी हम इसकी बात करते हैं। या किसी का पोस्ट या डिजिग्नेशन, जॉब नहीं पोस्ट, पोस्ट अलग है जॉब अलग है।
तो किसी का अगर पोस्ट जानना चाहते हैं, डेजिग्नेशन जानना चाहते हैं, ओहदा, फिर मैं कह रहा हूं जॉब अलग चीज है, ओहदा अलग चीज है। जैसे पढ़ाना एक जॉब है, हेडमास्टर एक ओहदा है, ठीक है, ये समझना है। पढ़ाना जॉब हो गया और हेडमास्टर नो एक ओहदा है, ठीक है। तो ओहदा अगर किसी का जानना चाहते हैं, पोस्ट, पद, डेजिग्नेशन, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डेजिग्नेशन, पदवी या ओहदा। फिर मैं कह रहा हूं कि काम करना अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है, और पदवी या ओहदा अलग चीज है, ठीक है। तो किसी की पहचान जानना हो, पहचान, जैसे कभी कभी किसी से लड़ाई हुई, मारपीट हो गया, और आप पूरे फॉर्म में आ गए और आपने पीट दिया, उसने कहा जाकर मैं पापा को बता रहा हूँ, तुम जानते हो मैं किसका बेटा था। आप कहते हैं कौन है तेरा बाप, कौन है तेरा बाप, तो आप कहते हैं कौन है तेरा बाप, देख लेंगे। तो यहाँ पर हम बाप का नाम नहीं जानना चाहते, कौन है तेरा बाप, हम जानना चाहते किस ओहदे पर है, किस डेजिग्नेशन पे, क्या है, क्या है, क्या पहचान है, किस तरह का व्यक्ति है तुम्हारा बाप, यही जानना चाहते हैं। दबंग है, पॉलिटिशियन है, क्या है, क्रिमिनल है, क्या है क्या, इसको कहते हैं पेरेंटेज, पहचान, ठीक। तो जब पेरेंटेज या पहचान जानना चाहते हैं तो भी हु से क्वेश्चन करते हैं, और अगर हम सब्जेक्ट के विषय में जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट के विषय में जानना चाहते हैं तो भी हु का क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हमने कहा हु इज योर फादर, तो हु इज योर फादर हम कहना चाहते हैं, इसका मतलब हम नाम वाम जा रहे, मिस्टर रवि शर्मा इज माई फादर, मिस्टर शर्मा इज माई फादर, मिस्टर मोहन शर्मा इज माई फादर, या ऐसे बात करता रहता है। नाम हम यानी हु से क्वेश्चन पूछे तो नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए, हु इज योर फादर, माय फादर इज अ प्राइम मिनिस्टर, माय फादर इज द प्रेसिडेंट, माय फादर इज अ हेडमास्टर। ऐसे जब मतलब कोई हु से क्वेश्चन पूछे तो उसकी हिंदी में लिख लीजिए, तो हमें उसकी पहचान बता देनी चाहिए, उसका नाम बता देना चाहिए, उसका पद बना तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। किसी ने अगर पूछा, हु से क्वेश्चन पूछा, हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, तो हमें क्या करना है, उसका उसका या तो नाम बता देना है, नेम, या उसका पोस्ट, या उसका डेजिग्नेशन, ये सब बता देना है, ठीक है। अब आते हैं असल मुद्दा पे। हो गया, ये क्लियर हो गया। हु इज योर फादर, इसका जवाब में क्या लिखें, माय फादर इज अ क्रिमिनल, लिख दिया, माय फादर इज मिस्टर रवि गुप्ता, या मिस्टर रवि गुप्ता इज माय फादर, इस तरह से बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसको तो मैंने हाइफन हाइफन कर दिया है, तो इसलिए इज कर देता हूँ। डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब्स इज, ये हाइफन है, ये लिख दिया इसलिए मैं इज लिख रहा हूँ। अगर यही लिखता डू, डज एंड डिड, तो फिर क्या करते, आर करते। इज नॉट यूज्ड विथ हु, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू, डज, डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, इन सारे हेल्पिंग वर्ब का डू, डज, डिड का इस्तेमाल ये हु के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अभी हमने लिखा था हु इज योर फादर, तो इज तो आया, हु हैज डन इट, हु विल गो, तो सारे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा था ये ग्रामर का रेयर पॉइंट है। वैसे ग्रामर में ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अंग्रेज हमेशा क्या करते हैं, जो उनके बाप दादा करते आ रहे हैं उसी को करते रह जाते हैं। ग्रामर के हिसाब से रूल को बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक इकलौता उल्टा पुल्टा सेंटेंस है ये, जो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, एक्सेप्शनल केस में चला जाता है कि भाई और सब हेल्पिंग वर्ब आता है, डू, डज, डिड नहीं आता। अब लॉजिक क्या नहीं आता, तो भाई बाप दादा ने पहले से यूज नहीं कर रहा, इसलिए ये भी यूज नहीं करते, ये इतना ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं। तो डू, डज, डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हु के साथ यूज नहीं करते इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ डू, डज, डिड, और सब आता है। इसलिए अगर हम लिख दें हु डिड राइट द रामायण, तो ये गलत हो जाएगा। या हम लिख दें होना यही चाहिए था, हु डिड अरेंज द चेयर्स, कि होना यही चाहिए था, होना यही चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। होना यही चाहिए था लेकिन ये होता नहीं है, होना यही चाहिए था
लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्या गलती होगी इसमें कि ये जो डिड राइट लिखा ये डिड नहीं होगा, ये डिड नहीं होगा, यानी हु डज के साथ डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जब ये कटेगा तो इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। ये डिड यहाँ से हटेगा तो ये पास में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोट, और ये क्या हो जाएगा, अरेंज्ड। अब मीनिंग वही है कि किसने रामायण लिखी, या किन्होंने रामायण लिखी, या किसने कुर्सी सजाया, अरेंज किया, या कि कौन कौन कुर्सी अरेंज कर रहा था, ऐसे भी कौन कौन कुर्सी सजा रहा था। हमको पूछना कि कौन तुम्हारी मदद करता है, और हमने दिया हु डज हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करता है, और हमने लिख दिया हु डज हेल्प यू। ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या होगा, हु हेल्प्स यू। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ डू डज डिड के साथ प्रॉब्लम है, और सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, सिर्फ डू डज का प्रॉब्लम, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसी में दूसरा पॉइंट लिखना है, इन नेगेटिव क्वेश्चंस डू डज, in negative questions do does did is used with who। कि अगर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नेगेटिव है, जिसको हम लोग टेक्निकली इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, यानी सिर्फ एफर्मेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इसमें नॉट नहीं था। बैठे तो देखना पड़ता है भाई। क्या थी समझने की बात, क्या थी कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफर्मेटिव क्वेश्चन में डू डज डिड, जैसे हमको कहना था कौन नहीं जानता तुमको, या किसने तुम्हारी मदद नहीं की, तो हु डज नॉट हेल्प यू, ये बिल्कुल सही है। या किसने सवाल का जवाब दिया नहीं दिया, तो हु डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, तो क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ग्रामर का रेयर पॉइंट है, इसलिए एग्जाम में पूछता है। ऐसा पॉइंट फिर ग्रामर में कहीं और दूसरी जगह पे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये ग्रामर का अपना रेयर पॉइंट है, ग्रामर का रेयर पॉइंट है। तो हु डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, हु डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। या किसी भी ज्यादा एग्जांपल देने को ऐसे फायदा नहीं है, हिंदी लिख ली बात वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो बात भी वही है कि हु डिड नॉट हेल्प यू, किसने तुम्हारी, कौन तुम्हारी, हु डज नॉट हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है। हिंदी जरूर लिख लीजिएगा ताकि ध्यान दें कि कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है। और हु डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, किसने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, किसने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, या कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है, किसने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, या कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है। ठीक है, कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है, ध्यान रह जाएगा। इसमें एक चीज और है, इसलिए साफ साफ लिखा था, मैंने लिखा था डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब। डू जो है वो मेन वर्ब भी है, इसका मतलब क्या होता है, करना। जब डू मेन वर्ब होता है तो इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में 3 ही फॉर्म है, डू डज डिड, डू डज डिड, 3 ही फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन जब ये मेन वर्ब होता है इसके 5 फॉर्म है, डू, डिड, डन, डूइंग
और डस, 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जो है who can be used। तो अगर डू का इस्तेमाल अगर आपने मेन वर्ब की तरह किया है, हु का डू का इस्तेमाल, और जिस अगर मेन, अब फर्क क्या है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो डू का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे ये सेंटेंस हो कि हु डज हेल्प यू, यहाँ हु डज का कोई मीनिंग नहीं है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, डज का कोई मीनिंग नहीं। यहाँ लिखते हैं हु हेल्प्स यू, यानी डज अगर इसमें लिख रहा है, लिख भी देते, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हु डिड अरेंज द चेयर, डिड का कोई, सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब है, कोई उसका मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब यह मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जब यह मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है करना। क्या मतलब होता है? करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? करना। तो फिर टेंस के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से डू भी आएगा, डज भी आएगा, डिड भी आएगा। ठीक है, सारा आएगा। लेकिन उस समय जब ये मेन वर्ब होता है तो डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब क्या हो जाएगा? किया, डन का मतलब भी क्या हो जाएगा? किया, डज का मतलब क्या है? करता है, डूइंग का मतलब क्या है? कर रहा है, ऐसा सेंस है। जैसे हमने पूछा who did it। अब who did it अगर हम लिखते हैं तो who did it का मतलब है कि किसने ऐसा किया। who did it का मतलब है किसने ऐसा किया। who did it, किसने ऐसा किया, यानी did का यह मतलब है करना, और ये क्या मेन वर्ब हुआ, और ये V2 हुआ, तो who did it। ठीक है, who किसने ऐसा किया। या हमने कहा who does so, तो who does so का मतलब क्या? कौन ऐसा करता है, कौन ऐसा करता है। ठीक है, या who did so भी लिख दिया हमने, who did so, किसने ऐसा किया, किसने ऐसा किया। क्या हमने निकल रहा है? किसने ऐसा किया। ठीक है, तो who did it, किसने ऐसा किया, या who did so, किसने ऐसा किया, या कौन है किसने ऐसा किया। who does so, कि कौन ऐसा करता है, या who does it, कौन यह करता है। कोई who does it का नहीं है, who does so का ही लगभग एक जैसा भी नहीं करता है। who does so, कौन ऐसा करता है, या who does it, किसने ऐसा किया। ठीक है, या कौन ऐसा करता है, कुछ, या यह कौन करता है। हमने कहा who does it, यह कौन करता है, या who does so, ऐसा कौन करता है। तो so कह रहा था ऐसा हो गया, it कह रहा तो यह हो गया। बात इतनी ही होती है, इतनी ही कहानी समझनी है। तो do जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, सॉरी who जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है who, और इससे सब सारे जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसमें से who ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम टेकिंग, और सब थोड़े से आसान आसान है। वो हु हो ही गया, सारे चीज पढ़ लिया। तो हु में 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि हु का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए आ सकता है। इसका मतलब एग्जाम में क्या करेगा, हु का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग में कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, हु सिंगुलर भी होता है, हु प्लूरल भी होता है, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों को आ सकता है। तीसरी बात, हु से जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, यानी डूअर के विषय में हम जानना चाहते हैं। चौथी बात, हु से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो पोस्ट डेजिग्नेशन या पहचान वगैरह बताना हमारा उसका काम होता है, कि नाम बता दें, पहचान बता दें, ये सब काम रहता है। और सबसे अहम बात जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्या है, एग्जाम में 2 जगह से क्वेश्चन बनेगा। एक तो जो सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसके साथ हु का इस्तेमाल कर देगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ हु का इस्तेमाल कर देगा, जिसके साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि हु का इस्तेमाल अगर हम डू डज डिड के साथ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब तो ये गलत होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू डज डिड का इस्तेमाल कभी भी हु के साथ नहीं होता। ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजों का, सिंगुलर पे ये लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, और डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये 3 बात का ध्यान रखेंगे तो कभी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग और भी बात करेंगे, होम हु वगैरह का इस्तेमाल भी करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।